नमस्कार मित्रों। हमने आपसे वादा किया था कि सभी पेपर पर आपको सहायता उपलब्ध कराएंगे। नीति शास्त्र पर हमारा जो पेड प्रोग्राम है तो उसमें मेरी व्यस्तता काफ़ी चल रही थी और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन भी मैं कर रहा था, तो इसलिए इस ओपन आपके पास नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन आज हम सेकेंड पेपर का जो गवर्नेंस का टॉपिक है यानी अभिशासन वाला खंड है, तो उस पर हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बहुत अहम वीडियो है आपके लिए ये, अतः इस पर ध्यान दें, इसके बाद आप शुरुआत कर पाएंगे। वैसे ही गवर्नेंस एक खुला हुआ टॉपिक है, ओपन है, व्यवहारिक है, इसकी सीमाएं खुली हुई हैं और बहुत कुछ व्यवहार का अनुभव का विषय है, किंतु फिर भी उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना और जानना बेहद आवश्यक है। कुछ तकनीकी पहलू भी हैं तो उन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। और आज मैं आपसे कोशिश करूंगा कि इसके बाद आपको फिर कभी कोई उलझन न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस टॉपिक की। तो ये जो पूरा सिलेबस ही है, ये जो पोर्शन है आपका गवर्नेंस, जिसे कहा जाता है अभिशासन कहा जाता है, शासन कहा जाता है। आप बहुत से हो सकता है कई नोट्स वगैरह से पढ़ भी रहे हों या कहीं से आप और भी प्रयास कर रहे होंगे, कुछ पुस्तकें वगैरह अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन जब तक कि आप ये बात नहीं समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का बुनियादी अंतर क्या है, शासन और सरकार के बीच का अंतर क्या है, तब तक शायद आप इस पूरे पाठ्यक्रम पर आगे बढ़ पाने में असुविधा का अनुभव करेंगे। तो हमारे चैनल ने आपके लिए आज ये जो लेक्चर विशेष तौर पे ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका लाभ उठाइए। चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जानने वाली कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने सरकार के बारे में बहुत सुना होगा। सरकार बदलने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि आप ही हमारे सरकार हैं। तो सरकार करके भी संबोधन किया जाता है, सरकार करके एक फिल्म भी बनी हुई है। तो बड़ा जरूरी हो जाता है समझना कि सरकार क्या है, और ज्यादातर गालियां और प्रशंसा जिसे मिलती है तो उसे कहते हैं शासन। तो ये जो शासन और सरकार हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, इनकी अवधारणा क्या है, इनमें क्या अंतर है और दो शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं, इस पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अगर आपने मेरी बात सुन ली तो जिंदगी के ये 10 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो कृपया सुने आप कि सरकार और शासन के बीच का अंतर क्या है। ये महत्वपूर्ण अवधारणा। सरकार का अर्थ है जो शासन की जो परंपरागत संस्थाएं हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो औपचारिक संस्थाएं हैं जिन्हें की आप जानते हैं, यही तो है सरकार। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और जो कानून जिनके आधार पर ये संस्थाएं कार्य करती हैं, तो इसे हम सरकार कहते हैं। सरकार का सीधा सा मतलब है शासन के औपचारिक अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कानून, इनका जो मिला जुला स्वरूप है औपचारिक रूप से, उसे ही हम सरकार कहते हैं। तो जी सरकार, अगर सरकार का अर्थ ये है तो फिर शासन क्या है। तो जब हम शासन के स्तर पर जाते हैं तो शासन में केवल सरकार के औपचारिक अंग ही नहीं शामिल होते हैं, शासन में सरकार के औपचारिक अंग भी शामिल होते हैं। गवर्नेंस के अंदर इसके अंदर निजी क्षेत्र भी शामिल होता है, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होता है। इसके अंदर स्वैच्छिक संस्थाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होते हैं और खुद आप इसका हिस्सा होते हैं। पब्लिक खुद इसका हिस्सा होती है, जनता इसका एक हिस्सा होती है। तो वास्तव में ये जो गवर्नेंस है वह एक रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आप इसको ऐसे दोहराएंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सरकार, निजी क्षेत्र, आप स्वयं, स्वैच्छिक क्षेत्र यानी एनजीओ, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इन सबको मिला जुला करके जो व्यवस्था निर्मित होती है, वो पूर्ण व्यवस्था जो है शासन के रूप में जानी जाती है। ट्रेडिशनली हम सरकार के अध्यस्त रहे। ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं: जनता, संप्रभुता, भूगोल और सरकार। तो राज्य का अर्थ ही सरकार और राज्य और संप्रभुता, भूले मिली अवधारणाएं हम प्रयुक्त करते थे और बहुत समय तक हमारे लिए सरकार ही महत्वपूर्ण थी।
हम यही मान के चलते थे कि सरकार ही, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास कार्य होता गया, परिदृश्य में बदलाव आता चला गया, तो जिस उद्देश्य से हमने सरकार नाम की संस्था का गठन किया था कि हमारे पास तक सुविधाएं पहुंचेंगी, जीवन को की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस संगठन को हमने खड़ा किया था सरकार नाम को, कि वह हम तक उन सुविधाओं को पहुंचाएगा, खास परिस्थितियों का निर्माण करेगा जहां हम अपना सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास कर पाएंगे, उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं हुआ। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में सरकार से निराशा हुई, सरकार से परिवर्तन की मांग होने लगी, सरकार के अंदर भी बदलाव की मांग होने लगी और समग्र शासन की जो अवधारणा है वो उभर करके आई। जो काम सरकार नहीं कर सकी उसके पूरक के रूप में निजी क्षेत्र ने उस कार्य को करना शुरू किया। पानी भले ही नल आपके दरवाजे तक ना पहुंचा हो, लेकिन आपके दरवाजे तक पानी की बोतलें जरूर पहुंच गई हैं। तो इस प्रकार जिस जिस क्षेत्र में पूरक की भूमिका में निजी क्षेत्र आया, जब तक आपके पास वो सरकारी फोन हुआ करता था तो लाइनें लगा करती थी पीसीओ और बूथ के, बहुत महीनों तक आपको इंतजार करना पड़ता था किसी टेलीफोन नंबर के लिए। लेकिन जैसे ही निजी क्षेत्र का प्रवेश होता है, एकदम से जो है चलते फिरते आप जाइए और एक नया मोबाइल, नया सिम, नया कनेक्शन तत्क्षण आपको मिलने की सुविधा प्रदान हो गई। तो निजी क्षेत्र ने इसमें प्रवेश किया, क्योंकि सरकार जिन आवश्यकताओं, जिन परिस्थितियों, जिन वस्तुओं और जिन सेवाओं की अपेक्षा थी कि वह हम तक पहुंचाएगी, अपने नागरिकों तक पहुंचाएगी, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वैसी स्थिति में इसके बाद निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ और उसने पूरक की भूमिका निभानी चालू की। तो सरकार अकेली नहीं रह गई, सिंगल स्टेक होल्डर नहीं रह गई, हितधारक नहीं रह गई, निजी क्षेत्र का समावेश होता है। और जब निजी क्षेत्र भी अपनी भूमिका का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर रहा होता है, निजी क्षेत्र केवल लाभ की भावना से प्रेरित होता है। जिन क्षेत्रों में लाभ हो रहा था, जिन क्षेत्रों तक फायदे पहुंच रहे थे, वहां तो निजी क्षेत्र कार्य कर रहा था, और जहां उसे लाभ नहीं था, दूर दूरस्थ गांव जहां की फायदा नहीं था, ज्यादा तकलीफें थी, तो वैसे क्षेत्रों में न सरकार पहुंच पाई, न निजी क्षेत्र पहुंच पाया। तो स्वैच्छिक क्षेत्र ने उस भूमिका का निर्वहन किया। उसने वहां पर कोशिशें की, स्वयं सहायता समूहों की मदद ली गई, गैर सरकारी संगठनों की सहायता प्राप्त की गई, ताकि जो इच्छित लक्ष्य है, नागरिकों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूल परिस्थितियां हैं, वो पहुंच पाए। तो इसलिए उसमें स्वैच्छिक क्षेत्र या एनजीओ आदि भी शामिल हो गए। लेकिन इसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई जब तक कि स्वयं जनता इसमें सक्रिय नहीं होती है या सक्रिय नहीं हुई, तब तक उन अपेक्षाओं और सुविधाओं की पूर्ति हो पाना संभव नहीं था। तो इसमें चौथे घटक का भी प्रवेश हुआ, यानी कि हम स्वयं। तो शासन वास्तव में सिर्फ औपचारिक संस्था नहीं है, यह पूरा एक नेटवर्क है। इसमें सरकारी संस्थाएं भी हैं, इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र भी है, इसमें निजी क्षेत्र भी है, इसमें खुद जनता भी शामिल है, और इस प्रकार यह एक रिलेशन है, यह एक संबंध है। अब सवाल ये है कि सर हमने समझा, लेकिन कुछ बातें अभी भी अधूरी रह गई, इसको और थोड़ा व्यवहारिक करके आप बताइए। तो ये उदाहरण जो है, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा, दुनिया बदल देगा ये। अगर आप देखें कि जीवन में सरकार कौन होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन में सरकार यानी कि पत्नी, वाइफ जो है, शादीशुदा लोगों के लिए पत्नी जो है उसकी सरकार की तरह है ना। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ तो वो अनुभव नहीं कर पा रहे, उनके पास सरकार नहीं है। तो पत्नी एक सरकार की तरह है, आप व्यवहारिक रूप से समझें। और औपचारिक रूप से जब तक आप सिर्फ उसके निर्णयों का पालन करते हैं, किसी घर में सत्ता में उसके डिसीजंस चलते हैं, तो वो एक सरकार का रूप है। और अगर उस व्यवस्था में पत्नी के अलावा अगर पत्नी जो है अपनी सासू माँ की बात भी सुनती है,
अपने ससुर जी की भी बात सुनती है, कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर अपने अच्छे पड़ोसियों से भी विचार विमर्श कर लेती है। वैसे पड़ोसी से हमेशा ईर्ष्या का ही विषय होता है पड़ोसी, लेकिन अगर किसी स्थिति विशेष में पड़ोसी से भी, एक बेहतर पड़ोसी से भी सलाह और परामर्श ले ली जाती है, अपने बच्चों से भी किन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों में उससे बातचीत शामिल की जाती है, तो समझिए कि वहां पर शासन कार्य कर रहा है। समझ पा रहे होंगे अंतर को। सरकार माने आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि पत्नी की तरह है, और जैसे ही इस व्यवस्था में और भी लोग शामिल होते हैं, पड़ोसी शामिल हो जाता है, एक बेहतर सास की बात सुनी जाने लगती है, बच्चों का भी इस मामला सुना जाता है, तो वो एक शासन का रूप है, गवर्नेंस का है। तो व्हाट इज गवर्नेंस, समझ पाएंगे आप। ये अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई लोगों के पास निजी सरकारें भी होती हैं, तो आप जो है ये, और किसी के पास अगर सरकार नहीं तो ये मत कहिएगा कि हम ये अवधारणा नहीं समझ पा रहे हैं सर, क्योंकि आप भले सरकार न हो आपके पास, लेकिन आप शासन काल में जरूर है किसी न किसी। तो बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है आपके लिए। तो चलते हैं एक और अवधारणा पर कि सुशासन क्या है। अगर सरकार ये है, गवर्नमेंट ये है, औपचारिक इकाई, और शासन ये है, तो सुशासन क्या है। सुशासन का अर्थ है कि जब शासन बहुत खुला होता है, पारदर्शी होता है, जवाबदेह होता है, अकाउंटेबल होता है, अनुक्रियाशील होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, तो हम उस शासन व्यवस्था को गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाबदेह होना, सबसे पहली बात है कि शासन अपने कार्यों के बारे में नागरिकों को पता हो। जिस शासन व्यवस्था का संचालन हो रहा, सभी को पता हो कि वास्तव में चल क्या रहा है, ओपन है, खुला हुआ, सबको पता है कि हमारे लिए क्या है, हमारे पास क्या पहुंच रहा है। जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, जिसके लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है, कार्य के परिणामों से संबंधित है अकाउंटेबिलिटी। अभी हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हर एक लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और उत्तरदायित्व में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है। तो जवाबदेह होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। पता चला कि कई वर्ष बीत जाते हैं, कहीं पर अवैध बस्तियां बस जाती हैं, कहीं पर इलीगल कॉलोनी बस जाती, कहीं कुछ हो जाता है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है, और शासन बिल्कुल बैठा रहता है, उन समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, समस्या का पता नहीं होता, समय पर उस पर कार्यवाही नहीं होती। तो एक अनुक्रियाशील शासन क्या होता है, त्वरित रूप से समस्या का अनुभव करता है और उस पर निर्णय लेता है और कार्य करता है। तो ज्यादा मुक्त, ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा रिस्पॉन्सिव अनुक्रियाशील शासन व्यवस्था सुशासन के तौर पर जानी जाती है। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस, जवाबदेह शासन, रिस्पॉन्सिव शासन कैसे ले आए, किस प्रकार इसकी स्थापना की जाए, और कौन कौन से इसके रूप हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे। कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूंगा कि सेकेंड पेपर पर तो हम आपसे निःशुल्क ये कक्षाएं आप तक पहुंच रही हैं। हमारी जो एथिक्स की कक्षा है नीति शास्त्र की, उस पर 5-6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। काफी मतलब आधे से के आसपास का कोर्स हो चुका है उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। संघ लोक सेवा आयोग में भी एथिक्स और ऐसे का पेपर काफी महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है, और यहाँ भी यूपी पीसीएस के लिए भी नीति शास्त्र का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर 2 पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खंड है इसमें, आईआर है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, मतलब एक लंबा पेपर है, बहुत अधिक समय की डिमांड है ऊर्जा की, और अंक उतने ही हैं। जबकि पेपर 4 जो नीति शास्त्र वाला पेपर है, उसका सिलेबस भी कम है, कम समय में वो तैयार हो सकता है, और अंक भी समान है उसके, और स्कोर किए जा सकते हैं। तो आप लोगों के सुझाव पर उस पेड ग्रुप को चलाया जा रहा है। तो जिन लोगों को तैयारी अपनी समय से पूर्ण करनी है और किसी तरह का सहयोग लेना है, तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करें और सेकेंड पेपर पर बने रहे साथ साथ। दोनों पर हमारे चैनल का प्रयास है कि आप तक महत्वपूर्ण सामग्री
कम से कम इतनी अवश्य पहुंच जाए कि आप सहजता से अपने परीक्षा को दे सकें।